Yes, doctor. All yours, sir. नमस्कार भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और जैसे अभी बोला गया कि मैं करीबन 32 साल से ये बढ़िया फेलोशिप के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है 1992 में जब मैंने पहली मीटिंग अटेंड करी थी मेरे हॉस्पिटल में, और तब से मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन एक लगाव जो पैदा हुआ। पहले क्यूरियोसिटी थी कि भाई ऐसा क्या है ये फेलोशिप में जिसके वजह से ये लोग रिकवर होते हैं। थोड़ी अनबन भी थी कि जो मैं नहीं कर सकता वो अल्कोहलिक कैसे कर सकता है। समझता था कि मुझे क्वालिफिकेशंस है, मैं बड़ा साइकियाट्रिस्ट बन गया हूँ, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखता हूँ। लेकिन जब मैंने डी एडिक्शन वार्ड में काम करना शुरू किया और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मेरे एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स भाई थे जो 3 महीने 4 महीने खुद को खींच लेते थे और 3-4 महीने के बाद फिर से धक्के पे लग जाते थे। तो फिर मैं बोलता था इनको ठीक होना ही नहीं है, और मैंने तय कर लिया था कि मेरी 6 महीने की पोस्ट खत्म हो गई केईएम हॉस्पिटल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन डी एडिक्शन में। तो मैंने तय किया था इनके साथ नहीं काम करूंगा। लेकिन ईश्वर के मन में कोई अलग इच्छा थी, और मेरी पढ़ाई होने के बाद मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई तुमने बहुत दिलचस्पी से काम किया है इस वार्ड में, तो आपको फिर से उधर ही जाना है, वहां की डिमांड है लोगों की कि आप ही आ जाइएगा। तो बहुत नाराजगी मन में रख के मैंने वार्ड में कदम रखा। तो मुझे बुलाने के लिए जब मैं पहली कदम रखा उधर वार्ड में, तो मुझे मिलने के लिए मेरे वो मरीज आए थे जो लुढ़क गए थे पहले, और मैंने उनका नाम अपने डायरी से निकाल के यमराज के डायरी में डाल दिया था। और वो हंसते खेलते, उनकी बीवी उनके बच्चे सब 3-4 साल बड़े हुए थे और मेरे लिए रुके हुए थे। तो मैंने कहा कि ये कैसे हुआ यार। तो पहले उन्होंने बोला कि आपकी वजह से हुआ, तो मुझे पता था कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई मुझे बताइएगा कि ये कैसे हुआ। तब उन्होंने मुझे 12 स्टेप फेलोशिप का नाम बताया। तब तक मेरे लिए ना ये 12 पहियों का प्रोग्राम एक 5 मार्क की नोट थी जो मैं एग्जाम में लिख सकता था, और उसके लिए जो भी मालूमात थी ना वो मुझे पता थी कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे फैला हुआ है, कितने लैंग्वेजेस में जाता है, कैसे सेल्फ सपोर्टिंग हो गया, और उनका 12 स्टेप्स का कुछ प्रोग्राम होता है। उसमें मेरे मन में विचार आते थे, उसमें भगवान भगवान का ख्याल होता है। ये सब कुछ चीजें मैं नोट्स में नहीं लिखता था, नोट में मुझे पता था क्या लिखना है, उतनी ही जानकारी रख के। लेकिन जब इन लोगों के मुंह से मुझे समझ में आया कि भाई ये फेलोशिप ने सिर्फ उनको शराब से दूर नहीं रखा है, तो उनके बीवी बच्चों के मुंह पे खुशहाली लाई है, हंसी लाई है चेहरे पे। तब मैंने समझा कि भाई ये कुछ तो है जिसके बारे में साइंस को ज्यादा कुछ पता नहीं। मैं 1992 की बात कर रहा हूँ दोस्त। और तभी जब मैं मेडिकल कॉलेज में बोलता था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो मीटिंग में होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं मीटिंग में जाता था ना, तो जब मेरी तरफ लोग देखते थे, शराबी देखते थे, बहुत रिस्पेक्ट से देखते थे, आशा से देखते थे। लेकिन एक दो मीटिंग होने के बाद जब मैं उनके साथ आंख में आंख मिलाता था और वो लोगों को देखता था कि दूसरे शराबी के साथ आंख में आंख डाल के बात करते हुए, तो मुझे समझ में आता था कि मेरे साथ उनके जो संबंध है उसमें कुछ कमी रहती थी। और जब वो शराबी एक अल्कोहलिक के साथ बात करता था, तो उसके आंखों में कुछ अलग से मुझे दिखाई देता था। और यही बात जो थी, मैं मेरे दूसरे डॉक्टर दोस्तों को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा भी अनुभव ज्यादा नहीं था। तो मैं लफ्जों में उनको बता नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो वो लोग बोलते तू डॉक्टर होके ऐसे क्या इन चीजों के ऊपर विश्वास रखता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर 2020 में, लेकिन मैंने जो देखा था मैंने उसके ऊपर विश्वास रखा, मेरे कान खुले रखे, मेरी आंख और मेरा मन खुला रखा, और मैं फेलोशिप के साथ जुड़ता गया।
उनकी किताबें बिग बुक दोस्तों मैंने पढ़ा है। अभी फिलहाल जो एक नया प्लेन लैंग्वेज बिग बुक आया है, वो भी मेरे एक दोस्त ने, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर ने खास मेरे लिए अमेरिका से मंगाया। और जब वो मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में जो 30 साल में जो पढ़ाई की है ना, वो एक किताब में आई है। कि मुझे लगता था कि ये किताब अगर मुझे 30 साल पहले मिलती ना, तो बहुत बढ़िया हो जाता यार। मुझे तुरंत समझ में आता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ इस फेलोशिप में। दोस्तों, तो ये मेरी जर्नी जो थी वो 2020 तक ऐसे ही चलती रही। लोग मेरे ऊपर विश्वास, जो लोग डॉक्टर थे, जो लोग साइंस के लोग थे, वो मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रख रहे थे। उम्र के हिसाब से कोई लोग मानने लगे कि भाई ये लोग ये समझ लेते हैं अल्कोहलिक को, तो हो सकता है उनको ये बीमारी के बारे में थोड़ी बहुत ज्यादा जानकारी रहेगी। लेकिन 2020 में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसको हम लोग कॉकरेन रिव्यू बोलते हैं। तो हमारे मेडिकल साइंस में ना ये सबसे ऊपर रखा जाता है कि भाई अगर किसी ट्रीटमेंट को देखना है तो वो कॉकरेन रिव्यू में अगर आएगा ना, तो वो बेहतर ट्रीटमेंट है, ऐसा माना जाता है। तो 2020 में अक्टूबर में कॉकरेन रिव्यू में एडिक्शन के बारे में जो भी पब्लिकेशन हुआ, उसमें ये लिखा गया कि आज तक साइंस को जो भी ट्रीटमेंट प्रणालियां उपलब्ध मालूम है, उनमें 12 पहियों का प्रोग्राम जो है वो सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा काम करता है। और दोस्तों बोलता हूं मैं, उस रात को मैंने सबसे बढ़िया नींद पाई। क्योंकि जो मुझे दिख रहा था और जो मैं लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा था, जो मैं लोग विश्वास नहीं रख पा रहे थे, कॉकरेन रिव्यू ने मेरे मन की जो भी भड़ास थी ना, वो शांत कर दी। मैंने कहा कि मेरे 30 साल जो है ना, वो मुफ्त के नहीं गए। और तब जाके जब मैंने उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, तब मुझे समझा। और जो मैं अभी बार बार मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बोलने की कोशिश करता हूं दोस्तों, कि 12 पहियों का जो इफेक्ट है एक शराबी या एडिक्ट के लाइफ पे, वो इनकम्पेरेबल है, इनकम्पेरेबल है। और ये इनकम्पेरेबल क्यों है? क्योंकि ये बीमारी, ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन है ऐसे नहीं है। ओके, कुछ लोगों को, जैसे अभी बोला गया कि कुछ लोगों को रिकवरी जो है ना, सिर्फ मीटिंग में आने के बाद मिलती है। बहुत नसीबवान लोग हैं वो, जिनको सिर्फ मीटिंग में आने के बाद रिकवरी मिलती है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो मीटिंग में आने के बावजूद भी झगड़ते रहते हैं, उनके बीमारी के साथ लुढ़कते रहते हैं, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और फिर भी कहीं ना कहीं कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद उनको रिकवरी मिलती है। कुछ लोगों को ये करने से भी रिकवरी नहीं मिलती, बेचारे वो लोग परेशान हो जाते हैं और उनका लगता है नहीं भैया, ये जो क्या 12 स्टेप प्रोग्राम है उससे मुझे फायदा नहीं है, किसको फायदा होता है मालूम नहीं, मुझे तो नहीं फायदा हो रहा है। तो मैंने ऐसे कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं 30 साल में। और फिर जब मैं उनके साथ बात करता हूं और उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 12 स्टेप प्रोग्राम क्या है और उसको किस नजर से अपनाना चाहिए, तो फिर उनको वही प्रोग्राम अलग नजरिए से दिखाई देता है। और ये कॉकरेन रिव्यू बोलता है कि जैसे 12 स्टेप प्रोग्राम मदद करता है, तो कई लोगों को 12 स्टेप फैसिलिटेशन करने की जरूरत महसूस होती है। और ये 12 स्टेप फैसिलिटेशन, ये कोई अलग बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। अपने बिग बुक में बिल स्टोरी के बाद जो दूसरा चैप्टर है, वो डॉक्टर्स ओपिनियन है। और ये डॉक्टर्स ओपिनियन जो है, वो कोई अलग चीज नहीं है, ये 12 स्टेप फैसिलिटेशन ही है। और वो 12 स्टेप फैसिलिटेशन के बारे में जो ज्यादा जानकारी गए 50-60 साल में हुई है, वो इकट्ठा करके 12 स्टेप फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है, वो 12 पहियों के प्रोग्राम के बारे में जो भी जैसे बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो निकालने की कोशिश करता है। और कोकरेन रिव्यू में इसका भी जिक्र किया है कि 12 पहियों को प्रोग्राम जैसे मददगार होता है, वैसे ही 12 स्टेप फैसिलिटेशन प्रोग्राम है, वो भी कई लोगों को जो थोड़े से झुंझले हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 12 पहियों का प्रोग्राम कैसे मदद करता है,
तो उनको 12 पहियों के प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने के लिए जो बिग बुक में सेकेंड चैप्टर है, उसका विस्तृत अवतार अगर हम लोग दे सके तो कई लोगों को मदद हो सकती है। तो इसके लिए 12 स्टेप कोकरेन रिव्यू में बोला गया कि भाई 12 स्टेप फैसिलिटेशन और 12 स्टेप प्रोग्राम इकट्ठा किया गया। तो फिर इसके वजह से हम लोगों के प्रोग्राम में हमेशा हम लोग बोलते हैं कि वर्किंग विद प्रोफेशनल कलीग्स, प्रोफेशनल, क्योंकि जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला है ना, वो मैं आज भी दोहरा सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मेरे मरीज को मैं कैसे मदद कर सकूंगा, कौन से मरीज को मैं मदद कर सकूंगा, और मुझे ये कहना जरूरी है कि अगर मैं मेरे मरीज की अच्छाई चाहता हूँ तो एडिक्शन का पेशेंट हो तो उसको मुझे 12 पहियों के प्रोग्राम के बारे में जानकारी उसकी समझ जैसे है उसको उस तरह से देनी चाहिए। और उस कोऑपरेशन में, उस एफर्ट में, उस कोशिश में हम सबको साथ में काम करना है। और इसके वजह से हमारा एक ब्रोशर है जिसमें हम लोग बोलते हैं वर्किंग विद प्रोफेशनल्स, और ये प्रोफेशनल्स के साथ हमें कैसे काम करना है, इसका सुंदर उदाहरण है कि आज मैं आपके साथ हूं। और ये मेरे वजह से नहीं है, वो मुझे थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जो मरीज है उनको सही दिशा उपचार मिलने के लिए एक 12 स्टेप प्रोग्राम की जो मीटिंग है, जो साधन है, वो फ्री साधन, ओके, कम्युनिटीज में उपलब्ध है। और इसके लिए ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे मैं समझता हूं कि ये 12 स्टेप प्रणाली के बारे में जितने ज्यादा लोगों को जानकारी मिले उतना अच्छा। तो एक फिजिशियन, ये डॉक्टर का काम यही है कि हाँ जरूर ये बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने ही बोला था कि ये एक बीमारी है। उसके पहले कार्ल जंग ने बोला था कि ये पागलपन नहीं है, ये बीमारी है। उसके पहले बोला जाता था कि ये कोई गलत इंसान है या पागल इंसान है। अभी हम लोग डॉक्टर सब साथ में मिलते हैं, बोलते हैं कि ये एक बीमारी है। तो चलो समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी क्या है। जिन्होंने मेरा सत्यमेव जयते का वीडियो देखा है उनको पता होगा कि मैंने रिसेप्टर्स के बारे में बोला था, लेकिन वो 30 साल पहले बोला था, 20 साल जो भी हुए होंगे, वो 20 साल पहले बोला गया था। उसके बाद साइंस जो है वो बहुत आगे चला गया है, ब्रेन के बारे में काफी जानकारी मिली है। मैंने तभी गया बोला था कि जब भी हम शराब पीते हैं तो शराब पीने के बाद अपने दिमाग में अल्कोहल के रिसेप्टर्स तैयार हो जाते हैं, और ये जिन लोगों में शराबियत की बीमारी होने की गुंजाइश है उनमें ये रिसेप्टर की संख्या जो है वो अनगिनत होती जाती है, बढ़ती जाती है, और उनको निकाल देने की प्रक्रिया जो है वो धीमी होती है या ठीक काम नहीं करती। इसके वजह से ये रिसेप्टर की यूनियन सही हो जाती है, और यूनियन बोलती है हमारी मांगे पूरी करो, और अल्कोहल का रिसेप्टर क्या मांगेगा, शराब मांगेगा। ड्रग्स का रिसेप्टर जो है वो ड्रग्स मांगेगा, और इसके वजह से मन में क्रेविंग तैयार हो जाती है, अर्ज तैयार हो जाती है। और जैसे क्रेविंग अर्ज तैयार हो जाती है तो वो होता है क्या कि उसके कदम जो है वो सुबह को सोच लेता है कि मुझे नई शराब पीनी है। शाम तक अगर क्रेविंग अनमैनेजेबल हो गई तो उसका ही दिमाग उसको बोलता है कि भाई तू गलत कर रहा था, ज्यादा पी रहा था, थोड़ी बहुत पी ले, जैसे बाकी के लोग पीते हैं, कंट्रोल में पी ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसका निजी अनुभव ये होते हुए भी कि भाई मैं जब भी कोशिश करता हूँ कंट्रोल में पीऊं, वो मुमकिन नहीं है मेरे लिए, और यही बीमारी है। और इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि दोस्तों, इंसैनिटी, पागलपन जो है ना, वो शराब पीने के बाद नहीं होता, शराब पीने के पहले होता है। जो कन्विंस कर लेता है कि अगली बार तू कंट्रोल में पी सकेगा, और ये पागलपन है। और ये पागलपन जो है ना, ये पागलपन बीमारी है। हाँ, ऐसे नहीं है कि शराबी को नहीं पता होता कि भाई मैं पीऊंगा तो पहले मेरा अनुभव क्या है। हम लोग बोलते हैं भाई दूध से जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, लेकिन यहाँ दूध से जला मरा फिर भी वही दूध पीने को कोशिश कर रहा है। तो यही जो है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी समझ में साइंस बहुत जुड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, और उसके बारे में जो मैंने
सत्यमेव जयते में बोला था, उसके बाद मैंने कहना शुरू किया, कई अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग्स में मैंने बोलने लगा। मेरा पाव भाजी का उदाहरण सबको बहुत पसंद है, तो आज मैं आपके साथ वो भी बोलने वाला। और ये पाव भाजी का उदाहरण ये ऐसा है कि समझो मैं आपके घर पे आया हूँ और आपके घर पे भाभी ने मेरे लिए पाव भाजी बनाई है। मैं बम्बई का हूँ ना, इसके लिए पाव भाजी बनाई है। और अचानक मैंने आपको बोल दिया कि 5 ज्यादा लोग आने वाले, और जब 5 आना आपको पाव भाजी बढ़ानी पड़ेगी, और जब बढ़ाएंगे तो उसमें आलू डालेंगे और नमक भी डालेंगे। जो आलू रहेगा वो बर्तन में डाला है कि नहीं, 5 लोगों के लिए 2 किलो डालेगा, तो समझ में आएगा ना बर्तन देख के कि भैया आलू डाला है। ओके, लेकिन नमक डाला कि नहीं वो समझ में नहीं आएगा। तो आलू और नमक का प्रपोर्शन है ना, वो बहुत ही अलग होता है अगर पाव भाजी अच्छी बननी है तो यही उदाहरण मैंने एडिक्शन की बीमारी समझाने के लिए इस्तेमाल किया था। और ये आलू जो था ना, वो है अपने दिमाग के खुशी के केमिकल्स। कौन सी ऐसी नशा है जो खुशी नहीं देती? भाई सबको देती है, जो शराबी है, जो नॉन शराबी है, उनको भी देती है। तो ये जो आलू है ना, वो खुशी के केमिकल्स होते हैं, डोपामीन, सीरोटोनिन, एनकेफेलिन और गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गैबा बोलते हैं। अलग अलग केमिकल्स होते हैं, और ये जब रिलीज होते हैं ना, खुद इंसान समझ में आता है कि भाई हाँ मैं खुश हूँ। और लोगों को भी समझ में आता है, क्योंकि जब मैं खुश होता हूँ ना, मैं गाने लगता हूँ, नाचने लगता हूँ, हंसने लगता हूँ, बहुत खुशी महसूस होती है, ओपन अप एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ, रिश्ते बना सकता हूँ। मेरी मेरी खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, मैं स्टेज पे जाके गाना गाऊंगा, नाचूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। कभी कभी गुंडों के साथ पंगा भी लूंगा, घर पे लोगों के ऊपर भी हाथ उठाऊंगा। और मुझे ये एक सुकून मिलता है कि भाई ये स्थिति जो है वो मैंने कभी भी पहले महसूस नहीं की। और ये जो खुशी के केमिकल्स जो है ना, उसको मैं बोलता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ दूसरों को भी महसूस होता है, उनको मैं बोलता हूँ बर्तन के बढ़ाए हुए आलू, जो मुझको भी समझ में आते हैं, दूसरों को भी समझ में आते हैं। अभी होता ये है कि ये केमिकल्स जो बढ़े हैं वो एडिक्ट में भी बढ़ते हैं और नॉन एडिक्ट में भी बढ़ते हैं। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आता, तो ये तो सब में बढ़ते हैं, तो ये एडिक्ट में दूसरा अलग क्या होता है? अभी उसको समझने के लिए मुझे डायबिटीज की बीमारी का एग्जाम्पल लेना पड़ता है। वो डायबिटीज की बीमारी में क्या होता है? शक्कर खाता हूँ, शक्कर बढ़ती है, यहां से बढ़ती है, क्योंकि दूसरे दिन 8 घंटे के बाद जब यहाँ प्रिक किया जाता है तो ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। तो मैं खाऊंगा, तुम खाओगे, डायबिटिक हो या नहीं हो, शक्कर तो बढ़ेगी। 8 घंटे के बाद कंट्रोल इंसुलिन कर पाएगा तो आपको डायबिटीज नहीं है। अभी इंसुलिन कहाँ सिक्रेट होता है? उंगली में नहीं होता है, वो तो होता है पेट में, पैंक्रियाज में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। और ये केमिकल शक्कर से बहुत अलग होता है, उसका काम होता है शक्कर को कम करना। लेकिन शक्कर जो खुशी देती है, उसका और इंसुलिन का रिश्ता ऐसा ही होता है। वैसे ही खुशी के केमिकल डोपामीन जब दिमाग में सिक्रेट होता है, तो उसके साथ अपने दिमाग में जो एडिक्शन सेंटर होता है, जैसे डायबिटीज में पैंक्रियाज होता है, वैसे ही एडिक्शन के लिए एक दिमाग में एडिक्शन सेंटर होता है। कहाँ होता है वो एडिक्शन सेंटर? अगर आप मेरे आंख के ऊपर और मेरे कान के ऊपर एक सुई डालोगे, और वो सुई मेरे दिमाग में कहाँ जाके एक दूसरे को मिलेगी, वहां होता है एडिक्शन सेंटर। जैसे डायबिटीज का सेंटर कहाँ है? पैंक्रियाज में। जैसे एडिक्शन का सेंटर अपने दिमाग में होता है। और इंसुलिन पैंक्रियाज में पैदा होता है। वैसे अभी मुझे समझा है साइंस को कि एडिक्शन सेंटर में एक ग्लूटामेट करके केमिकल होता है, वो अपने डोपामिन के लेवल के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे शक्कर बढ़ेगी तो इंसुलिन बढ़ेगा, वैसे ही जब डोपामिन बढ़ेगा तो ग्लूटामेट भी एडिक्शन सेंटर में बढ़ता है। जैसे आलू बढ़ेगा तो नमक भी बढ़ाना पड़ता है, तो ही पाव भाजी ठीक लगेगी। दिमाग में बैलेंस रखने के लिए जब भी डोपामिन बढ़ेगा, ग्लूटामेट को बढ़ना पड़ेगा। फर्क इतना ही है, डोपामिन बढ़ा हुआ सबको दिखाई देता है, ग्लूटामेट में जो बढ़ाव आता है वो इतना छोटा होता है, वो इंसान को भी समझ में नहीं आता, तो बाहर के लोगों को कैसे समझ में आएगा?
जैसे इंसुलिन बढ़ा कम हुआ, थोड़ी अपने को समझ में आता है। उसी हिसाब से जिन लोगों में शराब लेने के बाद या नशा लेने के बाद आगे चल के एडिक्शन की बीमारी होने वाली है, उनमें ये ग्लूटामेट जो है वो बहुत धीरे 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 बढ़ते हैं। और होता यूं है कि जब डोपामीन कम होता है, समझो 4 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद जैसे नशा उतर आता है, वैसे ये ग्लूटामेट नॉन एडिक्ट में कम हो जाता है, लेकिन एडिक्ट में कम नहीं होता। अभी इंसान को पता नहीं है वो कम नहीं हुआ है। हर एक एक्सपीरियंस के बाद वो नमक जो है वो बढ़ते जाता है। अभी इमेजिन करो, पाव भाजी में नमक बढ़ रहा है, आलू कम हो रहा है, तो एक मौका ऐसा आएगा जो पाव भाजी जो है थोड़ी सॉल्टी हो जाएगी। और आप बोलोगे यार थोड़ी सॉल्टी है यार, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा भाभी को। आप खाते रहोगे, थोड़ा और बढ़ेगा तो आप उसके ऊपर नींबू निचोड़ोगे, कोथमीर डालोगे, कांदा डालो, प्याज डालोगे, और धीरे धीरे उसको, नहीं यार थोड़ा ज्यादा है तो, और भी ज्यादा हो गया तो आप बोलेंगे भाई नहीं खा सकते, थोड़ा आलू डालो। उसी हिसाब से जैसे नमक बढ़ते जाता है, जैसे दिमाग में ग्लूटामेट बढ़ते जाते हैं, तस वैसे उस इंसान में शराब की और उसके विचार जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और होती शुरुआत कैसे है कि भाई उसको समझ में आता है कि याद रखता है मजा आया था, और फिर वो मजा लेने की गुंजाइश जितनी बढ़ाने की कोशिश में वो लगा रहता है। तो उसके सामने अगर 2 चॉइसेस है कि मुझे 2 पार्टी जा सकता हूं, एक में मुझे शराब मिलेगी, दूसरे में शराब मिलना मुश्किल है, तो मैं कहूंगा कि ये लोगों के साथ मेरी ज्यादा बनती है यार, ये लोग सही लोग नहीं है। और इस तरह से मैं मेरे दोस्तों के सिलेक्शन में भी मैं कौन सी जगह पे जाऊंगा, कौन से लोगों के साथ रहूंगा, कौन से सिचुएशंस में खुद को डालूंगा, ये भी मेरा दिमाग जो है ना धीरे धीरे इस कदर से तय तय करने लगता है, जहां मुझे शराब मिलने की गुंजाइश बढ़ती जाती है। मैं भी यही सोचता हूं कि जब मेरे लाइफ में कोई भी खुशी का मौका आएगा तो शराब तो चाहिए। और फिर ये भी लगता है कि जब मेरे लाइफ में कोई तान तनाव आते हैं, तब मैं तकलीफ में आ जाता हूँ, तब सोचता हूँ एक पैग लगाऊंगा ना, सब दिमाग शांत हो जाएगा। और फिर मैं बोलता हूँ खुशी हो या गम, थम्स अप विथ रम। और इसी तरह से मेरे दोस्त भी बदलते हैं, मैं जिन जगह पे जाता हूँ वो जगह भी बदलने लगती है, और मैं खुशी के मौके पे भी खुशी ज्यादा बढ़ाने के लिए शराब मांगने लगता हूँ। मैं अगर दुख दर्द में हूँ, तान तनाव में हूँ, तो उसको कम करने के लिए नशा मांगता हूँ। और फिर होता यह है कि मेरे पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है, ऐसे ही रिलैक्स कर रहा हूँ, सैटरडे इवनिंग है, तो मैं रिलैक्स भी खुद के साथ नहीं कर सकता। और फिर मैं बोलता हूँ शायद मैं एक पेग लगाऊं ना तो बहुत स्ट्रेस रिलीफ हो जाऊंगा, मंडे से बहुत काम है यार। तो क्या हुआ, मैं सैटरडे संडे थोड़ा सा शराब नशा ले लूं, क्या फर्क पड़ता है, पूरा हफ्ता तो काम करना ही है, पीता जा रहा हूं यार काम से। तो इसके वजह से मुझे रिवॉर्ड के लिए, मुझे रिलैक्सेशन के लिए, और मुझे स्ट्रेस रिलीफ के लिए 3 आवर्स दोस्तों, रिवॉर्ड, रिलैक्सेशन और रिलीफ ऑफ स्ट्रेस, तीनों आर के लिए मुझे मुझे मेरा नशा जो है वो लगने लगता है। और फिर वो नशे की फ्रीक्वेंसी जो है वो धीरे 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 बढ़ने लगती है। और वो बढ़ते 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 शराब फिर अपने दिमाग में भी अपनी करतूतें दिखा देती है, क्योंकि ग्लूटामेट बढ़ती जाती है और फिर क्रेविंग बढ़ता जाता है, और वो क्रेविंग हर दिन का हो जाता है। कुछ लोगों में वो हर दिन का नहीं होता है, हो तो सकता है कि 7 दिन के बाद हो, 8 दिन के बाद हो, लेकिन जब आता है तब इतनी शराब मांग लेता है कि 1-2 से मन नहीं भरता है, 10-12 कब हो जाते हैं समझता ही नहीं है, जिसको हम लोग बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं। तो इस तरह से दिमाग पे एक शराब का नशा जो है वो इस तरह से हावी हो जाता है कि वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं
और तुम्हारी जीवन शैली जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है। जैसे कि आपके दिमाग को किसी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है, और लगता क्या है कि ये टेररिस्ट जो है ना वो मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है दोस्त। सब प्रॉब्लम्स, मेरे खुशी में, मेरे गम में ये मेरा बहुत बढ़िया साथी है। और लगता है कि शुरुआत में जो मेरा सॉल्यूशन था, मेरे रिवॉर्ड के लिए, मेरे रिलैक्सेशन के लिए, मेरे तान तनाव से छुटकारा पाने के लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन था, अभी मेरा दिमाग हाईजैक करने के वजह से अभी प्रॉब्लम बन गया है। क्योंकि शराब दिमाग मांगता है, लेकिन शराब जो है पूरे बदन में जाती है, लिवर पे असर करती है, पैंक्रियास पे, हड्डियों पे, मसल पे। ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है दिमाग में जो इतनी शराब पचा सकता है। और इसके वजह से शराब के असर जो है वो शरीर पे होने लगते हैं, और वो शरीर के असर जो है वो डॉक्टर के पास आपको लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई शराब बंद करो, लेकिन डर होते हुए भी, मौत का खौफ होते हुए भी, फिर भी पांव जो है मालूम नहीं क्यों फिर से शराब की तरफ जाते हैं। क्योंकि नमक जब ज्यादा हो जाता है तब अपने आप अपना जो दिमाग की बीमारी जो है वो जो हावी हुई है वो अपनी ही सोच इस कदर बदल देती है कि वही बोलती है कि तू गलत था, तू ज्यादा पीता था, तू दूसरों जैसा पीने सीख ले और वो तू कर पाएगा। और इसके वजह से अपने बिग बुक में एक सेंटेंस है कि एवरी अल्कोहलिक हैज दिस ड्रीम ऑफ कंट्रोल ड्रिंकिंग विच ही कैरीज टू हिज सिमेट्री। कि मेरे मन में एक ख्वाब होता है कि मैं दूसरों जैसा पी सकूं यार, और मैं स्मशान घाट तक वो सपना जो है ना वो लेके जाता हूं। और फिर एक अजीब तरीके का डर जो है ना अपने दिमाग में पैदा हो जाता है। एक शराबी के मन में ये ख्याल जरूर होता है कि वो क्यों शराब पी रहा है, उसको समझ में नहीं आता है। अगर डिनायल की फेज चालू है ना, कि वो बोलता है कि मेरी शराब प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम लोगों की प्रॉब्लम है, ये लोगों की प्रॉब्लम है, इनके वजह से मैं पीता हूं। और फिर समझ में आता है कि भाई इनके वजह से भले, लेकिन शेख चिल्ली तो मैं ही हूं यार। कहीं ना कहीं तो शराब बॉटल उड़ते उड़ते तो मेरे जबान पे नहीं आ जाती, मैं खुद जाके खरीदता हूँ, पैसा देता हूँ, और फिर वो गिलास जो है वो डालता हूँ अपने मुंह में। जब भी मुझे दिखाई देता है कि मैं जो पी रहा हूँ जहर है, और फिर समझ में नहीं आता यार मैं कैसे कर रहा हूँ यार। मेरी बीवी परेशान है, मेरे माँ पिताजी, पूरा घर द्वार परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, फिर भी मेरे हाथ से शराब मेरे मुंह तक कैसे जाती है समझ में नहीं आता। मैं खुद की घृणा कर लेता हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग सिक एंड टायर्ड। और फिर मैं खुद की इतनी घृणा कर देता हूँ, मैं सोचता हूँ, कई बार ऐसे मुझे लगता है कि भाई मैं मेरी बीवी के वजह से पीता हूँ, मेरे माँ पिताजी के वजह से, मेरे भाई बहन के वजह से, मेरे बच्चों के वजह से, मेरे माँ पिताजी के वजह से। मैं हजारों दिमाग में आइडियाज लाती है ये बीमारी, और मैं हर एक जन के साथ रिश्ते तोड़ने लगता हूँ। मैं अकेला हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं मेरे लाइफ में क्या कर रहा हूँ। एक ही समझ में आता है कि जब मैं नशा करता हूँ तो खुद को गालियां देता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जवाब नहीं मिलता कि मेरे मन में ये शराब पीने का विचार ये ऊपर वाला क्यों डाल रहा है। क्योंकि मैं तो नहीं डाल रहा हूँ, मैं अगर डालता रहूंगा तो मैं रोकूंगा ना खुद को। लेकिन मेरे कोशिशों के बावजूद, मेरे इरादों के बावजूद मेरे मन में ये विचार आता कहाँ से है। और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ जरूर यार, मुझ में ही कुछ कमी होगी। और फिर मेरे रिश्ते खराब हो गए हैं, मेरा खुद के साथ रिश्ता खराब हो गया है। अभी मेरा जो भगवान होता है ना, मेरा ऊपर वाला जो है उसके साथ, क्योंकि मैं किस चीज के ऊपर विश्वास रखूं। कुछ ना कुछ चीज होती है, अरे जो डूबता है ना उसको तिनके का सहारा मिलना जरूरी होता है, और वो तिनके का सहारा भी उसको नहीं मिलता। और फिर उसके लिए सिर्फ श्रद्धा ही काम होती है,
और वो श्रद्धा अगर उसके मन में नहीं पैदा हुई तो वो तिनका भी वही नहीं पकड़ सकता। और इसके लिए हमेशा बोला जाता है कि एक लीप ऑफ होप, एक एक विश्वास की कूद जो है ना, वो कूदी लगानी पड़ती है। और वो कूदी जो है वो किस तरह से हम लोग लगा पाएंगे? वो एक ही हो सकता है कि अगर मैंने दूसरे किसी इंसान को देखा कि भैया इसके लाइफ में भी जो हो रहा था वो मेरे लाइफ में हो रहा है, और आज के दिन उसकी बीवी खुश है, उसके बच्चे खुश है, वो उसकी सेहत बदल गई है, उसका जीवन बदल रहा है यार, वो हंस रहा है। और जब उसको ये महसूस होता है तो उसको विश्वास में था, अगर उसके लाइफ में हो सकता है ना तो मेरे में भी हो सकता है, तो उसने क्या किया? और जब मैं सोच सकता हूं कि अगर उसके लाइफ में हो सकता है तो मेरे लाइफ में, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये प्रोग्राम जो है ना, ये इलनेस का प्रोग्राम ट्रीटमेंट तक जब बदल जाता है, तब कई शराबियों को एक मीटिंग में जाने के बाद ऐसा इंसान नहीं मिलता जो उसको एडवाइस नहीं देता। नहीं तो क्या हो जाता है, जब भी मीटिंग में आते हो ना, हाँ, मीटिंग के पहले आपको सभी जगह से एडवाइस, क्योंकि वो लोग प्यार करते हैं आपसे, आपके घर वाले हो, आपके दोस्त हो, आपके डॉक्टर्स हो, वो आपसे लगाव है, आपको प्यार करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। और जब आपकी गलती दिखाए, गलती क्या है? आप शराब पी रहे हैं तो आपको जरूर बोलेंगे शराब मत पियो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन आपको भी वही चाहते हैं, आप भी वही चाहते हैं कि आप शराब नहीं पिए। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे कर पाएंगे। उनके लिए तो वो बहुत आसान चीज है कि भाई बॉटल का ढक्कन जो है वो अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो वो खुलता नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलता है। आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। जो ग्लास है ना, वो ग्लास आपको दूर रखना है। जो वाइन शॉप है ना, उधर नहीं जाना है। वो जो बार है ना, उधर नहीं जाना है। ये आपको भी पता है। लेकिन एक बार दिमाग के ऊपर बीमारी हावी हो जाती है तो आपको समझ में नहीं आता कि आपके पांव उस तरफ जाते क्यों हैं। और वो जाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया जब तक मैंने कोशिश करी, मैं फेल हो गया। बराबर है ना? आपने काफी कोशिश करी होगी शराब से दूर रहने की, लेकिन आप फेल हो गए। इसी वजह से आज ये मीटिंग में है। तो इसका मतलब ये है कि आपका बस ये बीमारी के सामने नहीं चलता है। हाँ, नहीं चलता है दोस्त। और इसके लिए हम कहते हैं प्रोग्राम में कि आप पावरलेस है ये बीमारी के सामने। क्या गलत कहते हैं? और आपके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बीवी परेशान है, क्योंकि आपने लाख बार कोशिश करने के बाद भी आप नहीं को, तो आपके ऊपर का विश्वास बचा किधर है दोस्त? नहीं बचा है। और बचा हुआ विश्वास जीरो होते हुए आपका लाइफ ठीक तरह से कैसे चलेगा? आप जिस जिस भी सपोर्ट को लेने की कोशिश करोगे, वो सपोर्ट आपसे बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनके रिएक्शंस आपके ऊपर आ रहे हैं। तो जाहिर है आपका लाइफ जो है ना, वो इतना अस्त व्यस्त हो गया है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो आप पावरलेस है और आपका लाइफ जो है वो अनमैनेजेबल हुआ है। तो ये बात में समझ में आई तो मैं कहता हूं कि भाई बहुत बढ़िया। ये बात पहले समझ लो कि आप अपने बीमारी के बारे में कुछ नहीं कर सकते और आपका लाइफ, तो लोग मुझे पूछते तो कुछ नहीं कर सकते तो ठीक कैसे हो जाओगे? तो भाई जब आप मीटिंग में आते हो तो पहले बोला जाता है कि इफ यू हैव द डिजायर वी हैव द सॉल्यूशन। अगर आपके मन में ठीक होने का विचार है, इच्छा है, मनोकामना है, तो भाई इधर देखिए मीटिंग में इतने लोगों ने यही इच्छा, यही मनोकामना ली और एक दिन के हिसाब से यहां आना शुरू कर दिया। उनको कहा गया कि जो घर में हो रहा है ना,
वो होने वाला है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में। आपको सिर्फ ये मीटिंग में आना है, कीप कमिंग बैक, आते रहो। यहां आने के बाद कीप योर लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी हिसाब से आप यहाँ जो बाकी के भाई है उनकी स्टोरी सुनिए। हो सकता है कि उनकी स्टोरी और आपकी स्टोरी में जमीन आसमान का फर्क हो, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में और उनके लाइफ में कॉमन क्या है। और आपको समझ में आएगा कि शराब की वजह से आपका लाइफ जितना अस्त व्यस्त हुआ है, अंदर आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते जितने अस्त व्यस्त हुए हैं ना, उतने ही उसके लाइफ में थे। हाँ, हो सकता है डिग्री बहुत कम ज्यादा हो, किसी ने मर्डर किया होगा, किसी ने बीवी के ऊपर हाथ उठाया होगा, और किसी ने झूठ बोला होगा, किसी ने पैसे का थोड़ा सा घर में चोरी की है, किसी ने बैंक में चोरी की होगी। ये मायने नहीं रखता। गलत चीज करने के लिए ये बीमारी उकसाती है, और ये कॉमन है हर एक इंसान में। जो शराबी है, जो नशेबाज है, उनको ये बीमारी जो है वो काफी अनगिनत गलत चीजें करने में उकसाती रहती है, और ये कॉमनैलिटी है। अभी मुझे ये समझना चाहिए, अगर ये इंसान ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसका मतलब ये है, जो मेरी समझ में है रिकवरी के बारे में क्या करना है, उससे बड़ी समझ कुछ ना कुछ तो है। और वो समझ जो है, वो समझ उसके पास पहुंच गई दोस्त, और इसके वजह से ये बाकी के मेंबर्स जो है ना, ये मीटिंग में आज सोबर बैठे हुए हैं। सो व्हाट इट मीन्स इज दैट देयर इज अ सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज देयर। और वो उनको पता है, वो मीटिंग में आने के बाद जो लोग सोबर है उनको पता है कि भाई द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि देर इज इंफॉर्मेशन, ओके, ये कुछ ना कुछ तो है जो मुझे पता नहीं है, तो उसको ये लोग बोलते हैं पावर हायर देन यू। बराबर है ना, मुझे नहीं पता है तो मैं मेरे टीचर को पूछता हूं कि भाई इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दैट गुरु इज माई पावर अबव हायर देन मी। बराबर है ना। तो ये पावर हायर देन मी है, ओके। उनको तुम गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, जो बोलना है बोलो। सो पावर हायर देन यू, ओके, आपको मदद कर सकती है क्योंकि उनको मदद की है। अभी ये मेरे भाई जो है ना, ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये तो शराबी है। तो उनको क्या पता कि दिमाग में क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने ये किया, अभी तुम करके देखो दोस्त। अभी आपको ये समझना है कि उनको पता नहीं कि यहां मीटिंग में आने के बाद उनमें क्या बदलाव आ गया, क्योंकि वो साइंटिस्ट नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है, वो तो शराबी है। उन्होंने सिर्फ ये प्रक्रिया के ऊपर विश्वास रखा, और ये विश्वास रखने के बाद, क्योंकि अच्छाई पे विश्वास रखना बुरी बात है नहीं, अच्छाई पे विश्वास नहीं रखोगे तो किस चीज के ऊपर विश्वास रखोगे। ना ये पैसे मांगते हैं, ना आपको बोलते हैं कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, कुछ नहीं। तो अच्छाई के ऊपर विश्वास रखने में बुराई है क्या। और फिर वो अच्छाई के ऊपर विश्वास रखोगे तो ही अच्छाई आएगी ना आपके पास। क्योंकि अगर आप अच्छाई के तरफ नहीं एक कदम रखोगे, तो अच्छाई को कैसे निरखोगे, कैसे समझ पाओगे। और इसके वजह से तो प्रोग्राम से कि आपको कीप कमिंग बैक, आते रहो। और जब आप आते रहेंगे तो भाई अच्छाई अपने आप तो अंदर नहीं जाने वाली ना, आपको कान खुले रखने हैं, आपको आंखें खुली रखनी है, आपको सवाल पूछने हैं, आपको अपनी स्टोरी बतानी है, ताकि लोगों को समझे कि भाई आपके स्टोरी में क्या हुआ था, आपके स्टोरी में जो हुआ होगा वो किसी दूसरे के स्टोरी में भी हुआ होगा। तो फिर आपको दोस्ती बन जाएगी, कोई ये इनकी लाइफ मेरे लाइफ से मिलती जुलती है यार। और जब ये मिलती जुलती लाइफ है, तब हो सकता है कि उसके सॉल्यूशंस आपके लिए बढ़िया रहेंगे, जो डॉक्टर को नहीं पता रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर तो किताब पढ़ता है, वो जिंदगी थोड़ी पढ़ता है। यहाँ जिंदगी की स्टोरी है, ये जिंदगी की किताब है दोस्तों। और ये जिंदगी की किताब में रियल सॉल्यूशंस है।
ये किताबी सॉल्यूशंस नहीं है, ये रियल सॉल्यूशंस है। और जब वो रियल सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं तो फायदा होगा ही, क्योंकि किसी ने किया हुआ है यार। और इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम जो पूरे विश्व भर में कितने लोगों के पास 40 लाख 50 लाख 60 लाख लोगों के ऊपर, ज्यादा लोगों पे कम से कम 183 देशों में गया हुआ है। बिकाऊ तो नहीं होगा दोस्त, कुछ तो काम का रहेगा ना। अपने देश में करीबन 1 लाख लोग हैं जो इस प्रोग्राम से नशे से मुक्त है। 17 भाषा है जिनमें ये प्रोग्राम में रिटन लिटरेचर है। अपने दो कितना बढ़िया काम किया है अपने फेलोशिप में। और आज इसी वजह से ये कई ग्रुप्स जो है वो ऑनलाइन सेशंस रखते हैं, ऑफलाइन सेशंस रखते हैं, बुक रीडिंग रखते हैं। अभी ये जो बुक रीडिंग है उसके बाद 12 स्टेप प्रोग्राम होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ मीटिंग में आने के बाद बहुत चंद लोगों को रिकवरी मिलती है, लेकिन अगर अपने रिकवरी को अच्छी खासी करनी है, अपने घर बनाना है ना, तो घर बनाने के लिए सीमेंट भी अच्छा लेना चाहिए, बराबर है ना। मटेरियल अच्छा रहेगा तो घर बन अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से जो टूल्स है अपने 12 स्टेप प्रोग्राम, मेरी समझ में ऐसा है ना, मीटिंग ये एक टूल है। ओके, दूसरा है बिग बुक। बढ़िया बिग बुक है, बढ़िया बुक है। और ये बिग बुक है ना, ये बिग बुक आप बार बार पढ़ोगे ना, अलग अलग किस्म से आपको समझ में आएगा। इसके लिए बिग बुक रीडिंग भी अपने पास होता है। तो बिग बुक और बिग बुक रीडिंग ये दूसरा टूल है। तीसरा टूल है वो है 12 स्टेप्स और स्पॉन्सर्स। ये स्पॉन्सर के साथ बैठ के ये 12 पहियों का प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कौन बोलता है वर्कबुक्स होते हैं वगैरह, बहुत बढ़िया वर्कबुक्स होते हैं। वर्कबुक करेंगे तो अच्छा होता है, जितना लिखोगे ना उतना, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन फिर अगर मेरे दोस्त है जो अनपढ़ है, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि भाई आपको लिखना पढ़ना होगा, मालूम होगा तो ही आप ये प्रोग्राम कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप सुनकर भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको स्पॉन्सर की जरूरत होती है। ऐसे नहीं कि दिखने के लिए स्पॉन्सर की जरूरत, दोनों के लिए स्पॉन्सर की जरूरत होती है। और ये स्पॉन्सर और ये 12 पहियों का प्रोग्राम, ये तीसरा टूल है। और चौथा टूल है प्रेयर एंड मेडिटेशन। अपने प्रेयर और मेडिटेशन की ताकत जो है ना, वो अभी तक साइंस ने अभी अभी कुछ सरफेस में स्क्रैप करना शुरू किया है। अपने दिमाग में ये नशे के वजह से, जैसे वॉर में बारूद आते हैं ना, बॉम्ब्स आते हैं, वैसे ये नशा जो है ना अपने दिमाग में हल्ले करते रहता है। और ये हल्ला जो है ना, वो अपने दिमाग की जो ताकत होती है, जिसको हम लोग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बोलते हैं, और ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ना उसको चकनाचूर कर देता है। लेकिन भगवान ने, नियति ने अपने दिमाग को ऐसे बनाया है ना कि ये चकनाचूर हुआ हुआ अपना डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है ना, उसको थोड़ी रुखसत दोगे ना, वो अपने आप फिर से जम सकता है। लेकिन वो जमाने के लिए फेविकॉल लगता है। और ये फेविकॉल जो है वो नशे के वजह से एक दूसरे को आने को, ये जो पुर्जे होते हैं ना उनको एक साथ आने को मना करता है। जब नशा रुक जाती है तो ये पुर्जे एक साथ झूमने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुंजाइश बढ़ती है। लेकिन वो गुंजाइश कब रियलिटी में आ सकती है? अगर आपको सही ढंग से अपने 12 पहियों के प्रोग्राम पे काम करने का मौका मिले। क्योंकि कहा जाता है कि ये नशे के बीमारी के वजह से कई कई अपने बर्ताव जो होते हैं ना उसमें बदलाव आ जाता है। बिग बुक कहता है कि कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और इम्पल्सिविटी हो या स्पॉन्टेनिटी हो या एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जिसको अटेंशन फोकस नहीं कर पाते, या कई बार डर की वजह से झूठ बोल देते हो, ओके, ये सब चीजें जो है ना वो अपने आप शराबी के लाइफ में बीमारी का हिस्सा बन के आते हैं, जिसको बिग बुक में कहा जाता है कैरेक्टर डिफेक्ट्स। और मैं उनको कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्यों कहता, मैं कहने से हिचकिचाता हूं, क्योंकि ना ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना,
ये हम लोग नॉन शराबियों में जो भी दिखाई देते हैं, हम लोग भी झूठ बोलते हैं यार, हम लोग भी इम्पल्सिव, लेकिन उसकी मात्रा जो है ना, वो एक शराबी में बहुत बढ़ जाती है। और छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलना या इम्पल्सिविटी दिखाना, उसके वजह से बहुत गलत गलत चीजें एक शराबी जो है ना वो दोहराता रहता है। और ये कम करने के लिए जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है उसको इकट्ठा करने के लिए प्रेयर और मेडिटेशन ये बहुत जरूरी होता है। और पांचवा टूल जो है वो होता है 12 स्टेप कॉल। अब ये 12 स्टेप कॉल है, आप सभी तो जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं ना उनको बताना पड़ेगा मुझे कि जब मैं दूसरों को जाकर मेरी स्टोरी बताता हूं ना, और दूसरों का डिनायल देखता हूं, रेजिस्टेंस देखता हूं, दूसरों की स्ट्रगल देखता हूं, दूसरा मेरे ऊपर विश्वास रख रहा है कि नहीं रख रहा, विश्वास पाना, दूसरों का विश्वास पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप सभी को पता है कि एक एडिक्ट जब एक्टिव एडिक्शन में रहता है तब उसके ऊपर दूसरे कितना विश्वास रख पाते हैं। और वो विश्वास कमाने की प्रक्रिया जो है वो 12 स्टेप कॉल में अपने आप होती रहती है। वो कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है और नहीं होना भी चाहिए। और इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि 12 स्टेप प्रोग्राम में जो भी किया जाता है वो एक ही मकसद से होता है, अल्कोहलिज्म से छुटकारा। और यही एक ही मकसद होता है। और वो इंडिविजुअल और प्रोग्राम दोनों का मकसद एक ही है। और इसके वजह से कहा गया था कि भाई, अभी मैं सुन रहा था कि भाई दूसरे किसी भी विचार के ऊपर, दूसरे किसी भी इशू के ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं करते। और इसके वजह से 12 स्टेप प्रोग्राम में जब 12 स्टेप कॉल किया जाता है तभी मुझे सिर्फ ये बताना पड़ता है कि मेरे लाइफ में क्या हुआ और मैंने क्या किया और कैसे मैं फेल हो रहा था, और मैं जब 12 स्टेप मीटिंग में आया तब मेरे में क्या बदलाव आया। और मुझे जब वहां रेजिस्टेंस दिखाई देता है तो मुझे समझ में आता है कई साल पहले, कई महीने पहले, कई दिन पहले मैं भी वही था यार। ऊपर वाले का मेरे सर के ऊपर हाथ है, इसके वजह से आज के दिन मैं वहां नहीं हूं। और हमेशा मैं बोलता हूं कि ये सेंटेंस यूज किया जाता है वर्ड के, ये 12 पहियों का प्रोग्राम सेल्फिश प्रोग्राम है। मैं नहीं बोलता हूं ये सेल्फिश प्रोग्राम है, ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग और सेल्फ केयरिंग प्रोग्राम है दोस्तों। और इसके वजह से धीरे धीरे ये जब 5 टूल्स में इस्तेमाल करते जाता हूं तो अपने आप ना मेरी सिर्फ सेहत बदलती है, लेकिन मेरी सोच भी बदलती है, मेरा जीने का अंदाज बदलता है, मैं एक दूसरे के साथ कैसे पेश आता हूं वो बदल जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब मेरे लाइफ में शराब की कोई जगह ही नहीं रहती। दूसरे मेरे सामने शराब पिए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मौका आने के लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन और उसके लिए ये पांचों टूल जो है वो लेना बहुत जरूरी होता है, जिसको 12 स्टेप प्रोग्राम में किया बोला जाता है कि अगर आप 12 पहियों का प्रोग्राम करते हैं तो आप में प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज आ जाता है। और ये प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज ऐसा होता है कि सिर्फ मीटिंग रूम में नहीं, आपके निजी जिंदगी में आपको महसूस होगा कि आपके साथ लोग जिस तरह से इंटरैक्ट करेंगे उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बिस्किट में काजू किशमिश है तो वो दिखने चाहिए, और अपने आप दिखते हैं, आपको बताना नहीं पड़ता है कि आपके बिस्किट में काजू और किशमिश है। और यही जादू है ये 12 पहियों के प्रोग्राम की। और एक डॉक्टर होने के नजरिए से मैं बोलता हूं कि अगर आज इस ग्रुप में कोई भी इंसान है जो पहली दफा मीटिंग रूम में आया है, तो मैं कहता हूं दोस्त, सही जगह पे आए हो, टिके रहो। धन्यवाद, मुझे आपने आज मेरा शेयरिंग करने के लिए यहाँ बुलाया। हमेशा बहुत खुशी होती है आप लोगों को मिलके, ऑनलाइन सही, जब हम फिजिकली मिलते हैं तो और खुशी होती है क्योंकि गले लगना होता है। ऑनलाइन के वजह से
हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं लेकिन गले नहीं मिल सकते। ये एक ही मुझे गलत हमेशा लगता है। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ फेलोशिप, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहो। और मेरे से ज्यादा डॉक्टर लोगों तक हमें पहुंचना चाहिए। ये एक मकसद हमें अपने मन में तय करना है। Anywhere there is a suffering alcoholic, he reaches the doctor before he reaches the AA group. तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर हम लोग जिम्मेदारी की प्रार्थना लेते हैं तो वो जिम्मेदारी की प्रार्थना में जैसे मुझे 12 स्टेप मेंबर्स ने क्या बोलते हैं स्पॉन्सर किया ये फेलोशिप में, ओके, वैसे हमें और भी डॉक्टर्स को स्पॉन्सर करना है, और भी डॉक्टर्स को इनिशिएट करना है, और भी डॉक्टर्स को एफिलिएट करना है, तो वो मकसद भी पूरा हो जाए आपके फेलोशिप के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।